हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी ये रहेगी सिगमंड फ्राइड के बारे में। देखिए, मैंने सोचा कि कंसेप्ट मैं आपको करा रही हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो हमारे ये ऑथर हुए, जो फाउंडर्स हुए बहुत सारी थ्योरीज वगैरह के। तो इनके बारे में भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे और इनसे रिलेटेड भी हम एमसीक्यूज़ भी साथ साथ ही कर लेंगे। तो आज के जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है सिगमंड फ्राइड। आपको विजिबल होगा। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या इनकी थ्योरीज थी, क्या इनका मानना था, क्या ये मानते थे, इन्होंने कौन कौन सी हमको कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो इन सब के बारे में ही हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। देन लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हमको रिवाइज हो जाए और हम उससे पूरा गो थ्रू हो जाएं। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में कि सिगमंड फ्राइड जो थे वो ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और ये साथ साथ ये फाउंडर भी थे किसके, साइको एनालिसिस के। इन्होंने हमको साइको एनालिसिस दिया। साइको एनालिसिस का मतलब क्या है कि अपने आप को एनालाइज करना, मनोविश्लेषण मतलब खुद के मन को जानना, अपने अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, कॉन्शियस हमारा माइंड है, उन सब के बारे में जानना, अपने आप को जानना, वो सब कंसेप्ट हमको इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंटल फिगर्स इन साइकोलॉजी। ये बहुत ही एक इन्फ्लुएंटल मतलब कि ये बहुत ही इफेक्टिव और एक पावरफुल फिगर थे हमारे साइकोलॉजी के लिए, यदि हम जनरली बात करें तो। नेक्स्ट हम जानते हैं इनके क्यू पॉइंट्स कि क्या क्या इन्होंने क्यू पॉइंट्स दिए थे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जैसा कि मैंने बताया कि ये फाउंडर थे साइको एनालिसिस के। तो ही डेवलप्ड ए थेरेपेटिक मेथड्स फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स बाय एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस थॉट्स, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। सबसे पहले इन्होंने साइको एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए, बहुत सारे ऐसी मतलब स्ट्रेटजी बताई जिनका यूज़ करके जो डॉक्टर है या जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्सप्लोर करेगा, पेशेंट के थॉट्स को, ड्रीम्स को, डिज़ायर को, और उसकी मतलब उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देगा पेशेंट को। इन्होंने ऐसे ऐसे थेरेपेटिक मेथड्स हमको दिए थे जिनका यूज़ करके हम मेंटल डिसऑर्डर्स को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कि क्या होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कि जो अनकॉन्शियस मोटिव जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे माइंड के अंदर क्या है, तो उन सब के बारे में, उन मोटिव्स, उन कारणों के बारे में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ही इन्होंने हम सबको बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमारे माइंड के अंदर रहता है और कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को या अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही मतलब एक पावरफुल रूप में यदि हम कहें तो इसको ये इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर बताया। इसके अंदर इन्होंने ह्यूमन माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि फर्स्ट था ईड, ईगो एंड देन सुपर ईगो। इन 3 पार्टों में इन्होंने हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रक्चर दिया है कि इनका कहना क्या है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इन तीन मतलब स्ट्रक्चर से मिलके बनी है। सबसे फर्स्ट है ईड। जो ईड होता है वो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम करता है, हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जो हमारी बॉडी को, हमारे मन को जो प्लेजर दे, इंसान वही काम करता है। और ये बेसिक इंस्टिंक्ट मतलब ये हमारी ज़रूरतें, जो हमारी बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं उन पे ये काम करता है। सेकंड जो ईगो है ये रियलिटी ओरिएंटेड होता है, ये रियलिटी पे बात करता है और ये ईड और रियलिटी के या ईड और सुपर ईगो के बीच में ये एक मीडिएट का काम करता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा ईगो होता है जो कि इन दोनों के बीच में एक मतलब कहें तो एक ब्रिज का काम करता है।
लास्ट है इसमें सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है ये मॉरल कंसाइंस होती है और हमारे आइडल्स होते हैं। मतलब सुपर ईगो जो होता है वो मॉरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि ये मतलब हमारे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है नहीं है, तो ये सारा हमारे मॉरल कंसाइंस पे काम करता है सुपर ईगो। नेक्स्ट इन्होंने बताया साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए फ्रायड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें बताया कि यदि हमारी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप किस प्रकार से होएगी, तो ये सारा डिपेंड करता है हमारी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे, जो कि इन्होंने 5 बताई थी: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। इन्होंने क्या बताया कि ये जो स्टेजेस होती हैं इनका एक टाइम पीरियड है, जैसे कि ओरल जो स्टेज है वो 0 से लेके 1.5 मतलब कि 1.5 ईयर तक रहती है। जो एनल स्टेज है वो 1.5 ईयर से 3 ईयर रहती है। फेलिक स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 ईयर्स है। और जो लेटेंसी है उसका टाइम पीरियड 5 से 7 ईयर है। और जो जेनिटल है उसका टाइम 12 ईयर के बाद है, आफ्टर द एज ऑफ 12। अगर ये जो स्टेजेस हैं ये अपना मतलब टाइमली जो इन पे यहाँ पे बताया गया है पैटर्न उसको फॉलो नहीं कर पाती हैं, तो फिक्सेशन हो जाता है। और मतलब वही फिक्सेशन हमारी एडल्ट बिहेवियर को शेप करता है, उसको वो एक फॉर्मेट देता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर आगे चल के बनता है। तो ये इसके अलावा मैंने इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अलग से एक वीडियो है इस वाले टॉपिक पे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस। ही कॉल्ड ड्रीम्स द रॉयल रोड्स टू द अनकॉन्शियस बिलीविंग दे रिवील हिडन डिज़ायर्स। इनका क्या मानना था कि जो ड्रीम एनालिसिस कि हम इंसान के ड्रीम्स को यदि हम एनालाइज कर लेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चला हुआ है, उसकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, हम उन सब को हम रिवील अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने रॉयल रोड कहा है अनकॉन्शियस माइंड को, कि एक रॉयल रोड है, यदि हम उस पर जा पाए, हम अनकॉन्शियस माइंड को यदि हम जान पाए तो हम इजीली हम अच्छे से अब उस इंसान के बिहेवियर को हम अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया था डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए ऐसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने दिए थे जिसकी वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो ह्यूमन है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा अपने ईगो को एंजाइटी से, मतलब कि अपने आप को परेशान होने से बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि ह्यूमन यूज़ करता है अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए। इसमें बहुत सारे हैं इनके जो डिफेंस मैकेनिज्म, पर यहाँ पे हम कम ही बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे डिप्रेशन है, डिनाइल है, प्रोजेक्शन है। इसके अलावा भी हमें क्वेश्चंस में आपसे बात करूँगी कि कौन से मैकेनिज्म है, वहाँ पर मैं आपको ईजिली सारे के बारे में इन शॉर्ट में बता दूँगी। देखिए इन इतने सारे मतलब पॉइंट्स हमको बताने के बाद, इतने सारे कंसेप्ट हमको देने के बाद भी इनको क्रिटिसाइज किया गया था और आज भी किया जाता है। मेनली इनको जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो इस बात के लिए किया जाता है कि ये ज़्यादा सेक्सुअल टॉपिक्स पे बात करते थे, इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया था। इसके अलावा जो इनकी थ्योरीज थी, इन्होंने हमारी साइकोलॉजी, साइकेट्री, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ के बारे में भी इन्होंने हमको बहुत सारे मतलब हमको इनके बारे में बताया है, इनसे रिलेटेड हमने बात की है। इन शॉर्ट में यदि हम देखें तो फ्रॉइड एक्सप्लेन्ड हाउ अनकॉन्शियस थॉट्स शेप ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। कि जो हमारा जो अनकॉन्शियस फोर्स है एक हमारे माइंड में, जो हमारा जो अनकॉन्शियस जो एक कंसेप्ट है वो कैसे हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को वो शेप कर रहा है। तो ये बात सिर्फ फ्रायड ने ही, सिगमंड फ्रायड ने ही एक्सप्लेन की थी कि एक अनकॉन्शियस नाम की कोई चीज़ होती है हमारे दिमाग में जो कि हमारे बिहेवियर को, थॉट्स को, इमोशंस को जो कि एक शेप देती है, उसको एक मतलब एक उसको कहें तो एक डायरेक्शन देती है हमारे माइंड को और हमारे बिहेवियर को। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे।
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, फ्रॉइड इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ, किसका फाउंडर कहा गया है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। फर्स्ट ऑप्शन इज़ बिहेवियरिज्म, सेकंड इज़ स्ट्रक्चरलिज्म, थर्ड इज़ साइको एनालिसिस एंड ऑप्शन डी इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट जाएगा, साइको एनालिसिस। कि साइको एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि सिर्फ फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने ही बताया था कि साइको एनालिसिस कि कितना ज़रूरी है, जिसका यूज़ करके हम अपने आप को, हम अपने साइको को जान सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाउंडर है साइको एनालिसिस के वो कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल मैंने बताया था कि कौन सा जो माइंड है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए जो हमारा इड होता है, जो प्लेजर प्रिंसिपल पे ही टोटली काम करता है। ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट और प्लेजर प्रिंसिपल पे इड हमारा काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे इड के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, Which stages of Freud of psychosexual development is associated with toilet training? कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस होती हैं, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताई, वो टोटल 5 होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेजेस है वो ओरल होती है, जिसका टाइम पीरियड 0 से 1.5 ईयर होता है। सेकंड एनल है जो कि 1.5 से 3 ईयर्स होता है। थर्ड स्टेज फैलिक है जो कि 3 से 5 ईयर्स होती हैं। और फोर्थ इसमें यहाँ पे एक स्टेज और होती है, डेट इज़ लेटेंसी स्टेज। तो लेटेंसी स्टेज होती है, उसका टाइम पीरियड हमारा 5 से 7 ईयर्स होता है, 5 से 12 ईयर्स होता है। और जो लास्ट होती है वो जेनिटल होती है, उसका टाइम पीरियड जो होता है वो आफ्टर 12 इसका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेज ऐसी है जो कि जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। तो देखिए जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो तो हम बच्चे को एनल में, मतलब कि जो स्टेज बी है एनल, जो कि इसका टाइम पीरियड होता है 1.5 ईयर से 3 ईयर्स। तो इस दौरान ही हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। सो तो नहीं है कि बच्चा 0 से अभी 1.5 ईयर का ये हो और हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक पैटर्न होता है, एक स्टेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉइड डिस्क्राइब ड्रीम्स एज, कि फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किया है ड्रीम्स को कैसे। मैंने आपको कंसेप्ट भी किया, हमने यहाँ पे किया है कि उन्होंने कहा है कि रॉयल रोड्स टू द अनकॉन्शियस, कि जो ड्रीम्स होते हैं हमारे वो एक रॉयल रोड्स हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स टू अदर्स। इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है जो कि अपनी सारी बातों को, अपनी सारी अनएक्सेप्टेबल बातें जो कि वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हों, तो उन सब बातों को दूसरे के ऊपर थोप देना बातों को। तो ये कौन सा यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म इनमें से उसमें ऐसा इन्वॉल्व है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है प्रोजेक्शन, वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। प्रोजेक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि यदि हम अपना कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे वो चीज़ सहन नहीं हो रही है, तो हम उन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए हम उसको किसी दूसरे पर लगा देते हैं। से आपने एक कहावत सुनी होगी ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, मतलब उसको नाचना तो खुद नहीं आता है, लेकिन वो आंगन पे, मतलब वो फ्लोर पे, मतलब उसको वो कर रहा है कि इस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं अच्छे से नाच नहीं पा रहा हूँ या मैं डांस नहीं कर पा रहा हूँ। यदि हम इसका एक दूसरा एग्जांपल ले तो देखिए, जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, मान लीजिए वो आउट हो जाता है, तो वो बार बार अपनी बैट की तरफ देखेगा कि मैं, मतलब कि
वो आउट तो अपनी वजह से हुआ है, लेकिन वो अपने बल्ले को ही, मतलब अपने बैट को ही वो बोल रहा है कि इसकी वजह से मैं देख नहीं पाया हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म एक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद विच साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। देखिए, जो ओडिपस जो एक ग्लैंड होती है, ओडिपस ग्लैंड, जो कि बॉयज़ में पाई जाती है, इसकी वजह से ही जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं, वो अपनी मदर से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये ओडिपस की वजह से होता है। इसके अपोजिट एक होती है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा जो ग्लैंड होती है वो गर्ल्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच रहती हैं। ये दो मतलब ये होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो कि सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो साइकोसेक्सुअल्स की कौन सी स्टेज से रिलेटेड है। तो देखिए, वो है ऑप्शन सी, फैलिक स्टेज। जो फैलिक स्टेज होती है इसका टाइम पीरियड होता है 3 से 5 ईयर। देखिए, हम देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी से ज़्यादा चिपके रहते हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं। तो ये इसकी वजह से ही होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये होती हैं ओनली बॉयज़ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्रॉइडियन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। कौन सी साइको स्टेजेस नहीं है। तो देखिए, जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे मेरा करेक्ट है। कॉग्निटिव कोई साइकोसेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। ए हमारा ठीक है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज। देन मैंने आपको बताया था लेटेंसी स्टेज है एक, जो कि नंबर 4 पे आती है। और लास्ट जो स्टेज है वो है हमारी जेनिटल स्टेज। ये 5 स्टेजेस होती हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्राइड्स कंसेप्ट्स ऑफ सुपर ईगो मेनली रिप्रेजेंट। जो सुपर ईगो होता है वो मेनली किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जो सुपर ईगो होता है वो मोरल स्टैंडर्ड्स पे, वो मोरल इथिक्स की बात करता है। और ये मैंने आपको बताया था ना, इड ईगो, सुपर ईगो, तो उनमें से ये सबसे लास्ट वाला है सुपर ईगो। पर मतलब जो मॉरलिटी की बात करेगा, सोशल नॉर्म्स की बात करेगा, तो सुपर ईगो हमारा रिप्रेजेंट किसको करेगा, मोरल स्टैंडर्ड्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द ईगो ऑपरेट्स ऑन। ईगो को कौन ऑपरेट करता है, कौन से प्रिंसिपल पे ईगो बात करता है। देखिए, तो जो ईगो होता है वो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, रियलिटी पे, कि रियलिटी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सब के बारे में बात करता है हमारा ईगो, जो कि बात करेगा सिर्फ रियलिटी प्रिंसिपल्स पे। तो जो प्लेजर प्रिंसिपल है उस पे ईड करता है, और इंस्टिंक्ट और प्लेजर तो एक ही है। और मोरालिटी अभी मैंने बात की थी कि सुपर ईगो बात करता है मोरालिटी की, ये करेगा कौन, सुपर ईगो। और ये दोनों हमारे थे ईड, और रियलिटी प्रिंसिपल बात करेगा हमारा ईगो। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो रहा है, तीनों के यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। देखिए, 10th क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस ऑफ पुशिंग डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज इनटू द अनकॉन्शियस इज कॉल्ड। कि कुछ ऐसी मेमोरीज जिसको हम याद नहीं रखना चाहते उसको हम पुश कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। तो इस वाले डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रिप्रेशन। तो जिन सब बातों को हम भूलना चाहते हैं, नहीं याद रखना चाहते हैं, ऐसे मतलब बहुत ही सैड इवेंट थे, तो उन सब को हम अब मतलब अपने माइंड से हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको हटाने की कोशिश को ही कहा जाता है रिप्रेशन। रिप्रेशन ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड फिक्सेशन एट द ओरल स्टेज में लीड टू। वो कह रहे हैं कि ओरल स्टेज के टाइम पे, ओरल स्टेज मैंने बताई थी जो कि 0 से 1.5 ईयर के लिए होती है। तो उस टाइम पे यदि वो जो स्टेप्स थे उसको फॉलो नहीं कर पाया है बच्चा, तो फिक्सेशन क्या होएगा, उसको क्या फेस करने पड़ेगा अपनी अडल्ट एज में। तो देखिए, उसको फेस करना पड़ेगा डिपेंडेंसी एंड स्मोकिंग हैबिट्स। ये बच्चे में आ जाएगी, वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा, और वो स्मोकिंग हैबिट का वो मतलब हैबिट का उसको स्मोकिंग हैबिट लग जाएगी एक तरीके से यदि हम बोले तो ये फिक्सेशन रहेगा, ये फिक्सेशन हो जाएगा बच्चे में यदि उसके ओरल स्टेज पे वो अपनी मतलब माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं कर पाया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12th, सब्लिमेशन इज़ कंसिडर एज। देखिए सब्लिमेशन जो होता है ये भी हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ये एक हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रिमेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, साइकोटिक मैकेनिज्म है, या फिर टेम्परेरी कॉपिंग एक एक, एक टेक्निक्स है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म, तो फर्स्ट का मतलब हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो फर्स्ट एक करेक्ट है यहाँ पे सब्लिमेशन के लिए। तो हम बात करते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। देखिए कुछ अनसोशल हमारे अंदर इंस्टिंक्ट आ जाती है, जिसको कि हम सोशल इंस्टिंक्ट में हम उसको चेंज कर देते हैं, हम उसको एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग करता है, तो मतलब क्या है कि उसमें उसको डर नहीं है ना किसी चीज़ का, उसको फियर नहीं है, मतलब कि वो उसमें करेज है, डर नहीं है उसमें। तो उसको उस बच्चे को हम मतलब हम बॉक्सिंग में डाल सकते हैं, हम उसको पहलवान बना सकते हैं एक सेंस में यदि हम बोले तो। मतलब हमने उसकी लड़ाई झगड़े को हमने उसको एक डायरेक्शन दे दिया। तो यही है सब्लिमेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं शोधन, कि उसमें कुछ मतलब उसको समायोजन कर देना, उसमें कुछ चेंज कर देना और उसको एक अच्छी डायरेक्शन दे देना। तो ये है सब्लिमेशन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। टोटल हम 15 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो 13 क्वेश्चन है, ये है द इड सेक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट एंड ऑपरेट्स ऑन। जो इड होता है उसमें वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, हमको ये बताना है जनरली। यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पर यहाँ पे लाइन में चेंज थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया था। तो यहाँ पे हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ईड होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, विच बुक बाय फ्रॉयड इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। कौन सी बुक है जिसका यूज़ करके ही इनको कंसिडर किया गया है कि ये फाउंडर है साइको एनालिसिस के। तो देखिए जो बुक हमारी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट है। इस बुक के अंदर ही दिखाया गया है कि जो सिगमंड फ्रायड हैं वो फाउंडर है साइको एनालिसिस के। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रायड एम्फेसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इन। कि वो अनकॉन्शियस की बात करते हैं कि अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है, तो उसमें वो किस किस टॉपिक पे बात करते हैं, वो यहाँ पे किस के टॉपिक पे फोकस करते हैं, थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, बिहेवियर पे, या ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी है आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे ऑल ऑफ द अबोव। तो 15 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे मेरा कंटेंट। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एफर्ट डालने की कि आपके लिए इजी रहे और आपका बाय द यूज़ ऑफ क्वेश्चंस आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है, कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई और कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ईज़िली। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आज की हमारी वीडियो जो थी सिगमंड फ्रायड के बारे में थी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप सबको समझ में आया हो। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ like and subscribe my video, and also subscribe my channel and like my videos. Thanks everyone, thanks for watching my videos.